नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये है क्लास 10th के लिए। पीछे आपको टॉपिक दिख रहा होगा दैनिक जीवन में रसायन। ये चैप्टर नंबर 5th है क्लास 10 का आरबीएससी। ठीक है, राजस्थान बोर्ड में जो 5th चैप्टर है वो है दैनिक जीवन में रसायन साइंस का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं, साथ ही साथ क्या ज़रूरी है, क्या समझना बहुत ज़रूरी है, क्या आता है, उन सबको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ में आ सकें। ठीक है, इसके अलावा आपने छठा जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक वो पूरा हो चुका है। यदि आपने उनकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उन वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में रसायन, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। ये पहला टॉपिक आता है और इसको हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं अम्ल के बारे में। अम्ल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्षार को डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे हम लवण के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अम्ल। अम्ल जो हैं इनको अंग्रेजी में कहा जाता है एसिड। ठीक है, एसिड जो शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है एसिडस। इस एसिडस शब्द से फॉर्मेशन हुआ है किसका? एसिड का। और ये एसिडस शब्द जो है इसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा होना। ठीक है, तो इसी वजह से अब चूंकि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं तो इसीलिए ये भी एक पहचान है कि इनका नाम जो है वो एसिड है। तो ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वो हमको क्लियर हो गया कि लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है एसिड, और एसिडस जो शब्द है इसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा होना। ठीक है, अब दूसरी जो विशेषता है इनकी वो ये है कि अम्ल जो है वो हमको बहुत ही अच्छे से याद है कि ये नीले लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लाल लिटमस पेपर में। ठीक है, यह दूसरी विशेषता हो गई इनकी। सभी खट्टे पदार्थों में जो है वो अम्ल उपस्थित होते हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं जैसे कि विद्युत के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं, और भी कई बहुत सारी जो है वो इनके हम विशेषताओं को देख सकते हैं। उदाहरण देखना चाहें जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये सभी की सभी जो विशेषताएं थी वो किसके बारे में थी? अम्ल के बारे में, कि भाई अम्ल जो है वो एसिड शब्द है, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, विद्युत के सुचालक हैं, और ये इनके उदाहरण हैं। ये कुछ हम जो है वो जनरल डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बाकी जो है वो इनकी अवधारणाएं हैं। जैसे आरएनएस कॉन्सेप्ट है, तो आरएनएस कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्षार के बारे में कि भाई क्षार क्या होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। क्षार जो हैं ये स्वाद में होते हैं कड़वे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। उसके अपोजिट हैं अम्ल के, इसका मतलब लाल लिटमस पत्र को ये कैसा लिटमस पत्र में कन्वर्ट कर देंगे? नीले लिटमस पत्र में जो है वो कन्वर्ट ये कर देंगे। फिर इसके अलावा इनके एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जैसे देखिए NaOH और KOH, ये जो है वो इनके क्या है? एग्जाम्पल है। तो इनकी सहायता से ये जनरल जो स्ट्रक्चर है वो क्षार के बारे में है कि जिनकी सहायता से हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो बात आती है वो आती है लवण की। तो लवण क्या है भाई? लवण जो है वो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। मतलब कि जब आप अम्ल और क्षार दोनों को मिक्स करोगे एक दूसरे में तो लवण या सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। साधारण उदाहरण है साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट जो है वो इसका बहुत ही अच्छा जो है वो उदाहरण है। अब यहां पर जो बात आती है इस चैप्टर में वो आती है कि अम्ल और क्षार की एक नहीं कई परिभाषाएं दी गई
और उन परिभाषाओं के आधार पर ही इनकी अवधारणाएं बन गई। जिस वैज्ञानिक ने जो परिभाषा दी उसको उसी नाम से जाने जाना लग गया। जैसे कि भाई आर्हेनियस ने अगर परिभाषा दी है अम्ल और क्षार की तो उसको हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बोलने लग गए। अगर ब्रोस्टेट-लॉरी समझा रहे हैं अम्ल और क्षार के बारे में तो हम उसको ब्रोस्टेट-लॉरी संकल्पना बोलने लग गए। अगर लुईस समझा रहे हैं तो उसको हम लुईस संकल्पना बोलने लग गए। तो ये संकल्पनाएं जो है, मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं, इनके अंदर एक्चुअल में क्या बताया गया है या इनके अंदर क्या समझाने की कोशिश की गई है वो भी हमें आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अम्ल और क्षार की आर्हेनियस अवधारणा बताइए, अम्ल और क्षार की ब्रोस्टेट-लॉरी अवधारणा बताइए, अम्ल और क्षार की लुईस अवधारणा बनाइए, या फिर बहुत सारे जो है वो एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और फिर उनमें छांटने को आपसे बोला जा सकता है कि भाई इनमें लुईस अम्ल कौन से हैं, लुईस क्षार कौन से हैं, ब्रोस्टेट-लॉरी के हिसाब से इनमें अम्ल कौन सा है, आर्हेनियस के हिसाब से अम्ल कौन सा है। तो वो एक्चुअल में क्या होती है कॉन्सेप्ट, उनको अब जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो अवधारणा आती है वो आती है आर्हेनियस अवधारणा। ठीक है, अम्ल व क्षार की आर्हेनियस अवधारणा। अब देखो नाम में ही स्पष्ट है तो सीधी सी बात है किसने दिया होगा, ये आर्हेनियस ने समझाया होगा इसके बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया ये दिया गया है आर्हेनियस के द्वारा। अब आर्हेनियस ने इस अवधारणा में क्या बताया है, तो आर्हेनियस के हिसाब से अम्ल और क्षार क्या है भाई, तो आर्हेनियस कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल क्या है उनके हिसाब से, वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जलीय विलयन के अंदर जो पदार्थ H+ आयन त्यागे, कौन सा आयन त्यागता हो, H+ आयन, वो सभी जो हैं वो कहलाएंगे अम्ल। ये किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि यदि किसी पदार्थ को जल में मिलाया जाए और जल में मिलाने पर यदि वह H+ आयन त्याग रहा है इसका मतलब वह अम्ल होगा। जैसे हम देखें HCl, तो उनके हिसाब से HCl को जब आप जल में मिलाएंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा, H+ + Cl-। अब चूंकि यह H+ आयन भी त्याग रहा है तो यह आर्हेनियस के हिसाब से क्या हो जाएगा, अम्ल। जैसे हम देखना चाहें HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो है तो ये भी H+ + NO3-, इन दो भागों में टूटेगा, मतलब कि H+ आयन त्याग रहा है ये भी, तो ये भी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या होगा, अम्ल होगा। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब भी अम्लों को जल में घोला जाता है तो वो H+ आयन तो रिलीज करते हैं बट वो हमको दिखता नहीं है। दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि H+ आयन जो है वो काफी बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है और वो क्या करता है, जल के आयनों से रिएक्शन कर लेता है। जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये जल के आयनों से रिएक्शन करके मुक्त अवस्था में ना रहकर कन्वर्ट हो जाता है H3O+ में, मतलब जल के अणु से रिएक्शन कर लेता है। जल का अणु है H2O तो इसमें ये H+ आयन और जुड़ जाएगा और जुड़ के बना लेगा H3O+ आयन। ठीक है, तो ये खासियत होती है अम्लों की। तो आर्हेनियस ने इस चीज को क्लियर किया कि भाई अगर कोई विलयन या कोई पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन त्याग रहा है या H3O+ आयन जो कि वो बनी जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो वह जो है वो अम्ल कहलाएगा आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। अब इसमें उन्होंने एग्जाम्पल जो दिए वो दिए थे HCl, HNO3 और H2SO4, मतलब जिनमें प्रत्यक्ष रूप से हाइड्रोजन उनको दिख रहा था वो सभी उन्होंने एग्जाम्पल मान लिए, किसके, अम्ल के। तो ये तो ही आर्हेनियस की अम्ल के प्रति अवधारणा कि भाई अम्ल क्या हो सकते हैं एक्चुअल में। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्लियर करते हैं क्षार के बारे में कि क्षार क्या हो सकते हैं उनके हिसाब से। तो देखिए आर्हेनियस के हिसाब से जो क्षार है, क्षार जो होंगे वो जलीय विलयन में OH- आयन त्यागेंगे। कौन से आयन त्यागेंगे, OH- आयन। अम्ल जो त्याग रहा था वो त्याग रहा था H+ आयन, परंतु आर्हेनियस के हिसाब से क्षार जो हैं वो जलीय विलयन में OH- आयनों का त्याग करेंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है, किसी भी पदार्थ को यदि आप जल में मिला रहे हो और मिलाने पर यदि वह OH- आयन त्याग रहा है तो वह आर्हेनियस के हिसाब से किसकी श्रेणी में आएगा, क्षार की श्रेणी में। जैसे हम एग्जाम्पल देखें NaOH,
तो NaOH को जब हम जल में मिलाएंगे तो यह Na प्लस OH माइनस आयन में डिवाइड होगा। अब चूंकि यह OH माइनस आयन में टूट रहा है तो OH माइनस आयन की वजह से जो NaOH है वो किसका उदाहरण बन जाएगा? क्षार का। KOH को भी जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा K प्लस OH माइनस आयन में। तो इस वजह से चूंकि OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है तो यह भी किसका उदाहरण हो जाएगा? क्षार का। तो ये जो परिभाषा दी गई अम्ल और क्षार की, चूंकि यह आयनों पर आधारित थी H प्लस और OH माइनस पर, तो ये आरएनएस अवधारणा की सबसे प्रमुख बात यह है कि यह आयनों पर आधारित है और आयनों में भी विशेष आयन H प्लस आयन और OH माइनस आयन। यदि H प्लस आयन कोई त्याग रहा है तो वह अम्ल है और OH माइनस आयन अगर कोई त्याग रहा है तो वो क्षार है। ठीक है, तो ये थी आरएनएस कॉन्सेप्ट। अब यहीं पर एक टॉपिक और आ जाता है जो है अम्ल और क्षार के प्रकार। ठीक है, तो यहां पर हमको एक चीज ये भी डिस्कस करनी है कि ये त्यागने के आधार पर ही अम्ल और क्षार जो हैं इनके प्रकार भी बन जाते हैं। जैसे कि मैं डिस्कस करूं तो अम्ल जो है ये दो प्रकारों में विभाजित हो सकता है। एक हो सकता है प्रबल अम्ल और दूसरा हो सकता है दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो प्रबल अम्ल उनके हिसाब से वो है जो जल्दी H प्लस आयन त्यागे। यदि किसी को हमने जल में मिलाया और वो बहुत तेजी से H प्लस आयन त्याग रहा है तो वह कैसा अम्ल हो जाएगा? प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल क्या होगा? जो बहुत या कहें धीरे धीरे H प्लस आयन त्यागे। तो बहुत जल्दी जो H प्लस आयन त्यागेगा वो प्रबल अम्ल की श्रेणी में होगा और जो धीरे धीरे H प्लस आयन त्यागेगा वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में होगा। अब इनमें पहचान करने के लिए उन्होंने बताया कि जितने भी नेचुरल एसिड्स हैं, जैसे कि हम बात करें, या मिनरल एसिड्स हैं जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ, तो ये सभी जो हैं ये प्रबल अम्ल की श्रेणी में होंगे। और यदि किसी अम्ल में आपको कार्बन दिख जाए, क्या दिख जाए? कार्बन, तो वह दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं यहां पर CH3COOH, ये है सिरका या एसिटिक अम्ल। अब ये एसिटिक अम्ल या सिरका जो है, चूंकि इसमें कार्बन है तो यह दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आएगा। कार्बन की संख्या ज्यादा अगर हो जाती है तो वह उतने ही ज्यादा दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते जाएंगे। और अगर कार्बन बिल्कुल नहीं है तो वह कैसी श्रेणी कहलाएगी? प्रबल अम्ल की। क्लियर? तो जिसमें हमको कार्बन नहीं है वो प्रबल अम्ल होंगे और जिनमें कार्बन दिख रहा है वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आएंगे। अब जैसे इन्होंने अम्ल का विभाजन किया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में, ठीक उसी तरीके से इन्होंने क्षार का भी विभाजन किया था। क्षार जो थे, इन क्षारों को भी इन्होंने दो भागों में बांटा जा सकता है इनके हिसाब से। वही प्रोसेस प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार इनके हिसाब से वही है जो जल्दी OH माइनस आयन त्यागे। जो बहुत जल्दी OH माइनस आयन अगर त्याग रहा है तो वह प्रबल क्षार कहलाएगा। और जो धीरे धीरे अगर OH माइनस आयन त्यागे तो वह कहलाएगा दुर्बल क्षार। इसका मतलब इसमें भी वही उन्होंने कंडीशन लगा दी कि यदि विलयन में घोल रहे हो और घोलने पर कोई जल्दी आयनों को त्याग कर रहा है तो वह प्रबल अम्ल की रेंज में होगा और प्रबल क्षार की रेंज में होगा। और अगर कोई धीरे धीरे OH माइनस त्याग रहा है तो वह दुर्बल क्षार की रेंज में होगा। अब इसमें एग्जाम्पल जो है वो लगभग फिक्स से ही है, जैसे NaOH, KOH, ये जो एग्जाम्पल आ जाते हैं ये आ जाते हैं प्रबल क्षार के उदाहरण। जबकि हम दुर्बल क्षार के उदाहरण देखने चाहें जैसे MgOH2, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये यूज होता है पेट की अम्लता दूर करने में, मतलब कि एसिडिटी को ठीक करने में इसका भी यूज किया जाता है। टूथपेस्ट में यूज होता है ये। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पेट की अम्लता दूर करने में। ठीक है, और जैसे हम देखें और उदाहरण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
तो ये सभी जो हैं वो उदाहरण हैं किसके, दुर्बल क्षार के, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है वो OH माइनस आयनों को त्यागते हैं किसी जलीय विलयन में, जबकि NaOH और KOH जो है चूंकि यह प्रबल है, और प्रबल इसीलिए है क्योंकि ये जल्दी जो है वो OH माइनस आयनों का त्याग कर देते हैं। तो आरएनएस जो है, अब मैं एक बार दोबारा से इसको जो है आपको समझाना चाह रहा हूं कि आरएनएस अवधारणा एक्चुअल में क्या डिस्कस कर रही है। तो आरएनएस अवधारणा इसी चीज को बता रही है कि यदि कोई विलयन में H+ आयन त्याग रहा है तो वह अम्ल है, और अगर कोई विलयन में OH माइनस आयन त्याग रहा है तो वह क्षार है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी एक जो कहें हम अवधारणा थी जिसमें कि आयनों के आधार पर बताया गया। अब आगे जो है वो 2 अवधारणाएं और हैं, ब्रोस्टेट लॉरी और लुइस की, जिनको भी हम डिस्कस करेंगे, पर उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं। ये कैसी लगी वीडियो मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट करके। अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।